तो टॉपिक इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, इसका नाम आपने पहले सुना होगा क्लास 9 में। क्लास 9 में आपने एक चैप्टर किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर पढ़ा था ना आपने? बायोलॉजी में आता है चैप्टर क्लास 9 में। उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल जिससे टिश्यूज बनते हैं, वो टिश्यूज जिससे हमारी मसल्स बनती हैं। ये जो सेल की टर्म थी, ये इसी रॉबर्ट हुक ने कॉइन की थी, जिसने हमें हुक्स लॉ बताया। इसने मतलब कि इतने ज्यादा फील्ड्स में वर्क किया हुआ है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, हर चीज में इसका एक ना एक रोल है। तो इसमें भी, फिजिक्स में भी हम रॉबर्ट हुक की ही दी हुई एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक ने दिया था तो अपने नाम से उसने इसको टर्म दिया। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इस स्ट्रेस और स्ट्रेन में पढ़ रहे हैं। हुक्स लॉ इज कंप्लीटली रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने पढ़ा था, है ना? स्ट्रेस क्या है? जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है अपने इलास्टिसिटी के कारण, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए, है ना? स्ट्रेन क्या था? ड्यूरिंग, जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रही है, उसकी चेंज इन डायमेंशन क्या हो रही है अपॉन उट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ये हमने स्ट्रेन में पढ़ा था। हुक क्या कहता है कि ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? उसने सबसे पहले ये बात बताई कि जितनी भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, उसने हमें ज्यादा बात बताई थी टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसके बारे में। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाए, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाए और उसकी चेंज इन लेंथ क्या आ रही है अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसने ज्यादा वर्क इसके ऊपर किया है, बट इसके इस फॉर्मूला के कारण आगे और भी थ्योरीज आई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी हम वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, it is directly proportional to the load applied, is directly proportional to the load applied, उसके ऊपर कितना लोड अप्लाई हो रहा है। यानी कि मेरे पास ये सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग के साथ मेरे पास क्या है, एक वायर लटकी हुई है। इसको मैंने वायर का नो डाउट बहुत मोटा दिखा दिया, बट ये हमारी बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैंने इसके ऊपर क्या है, फोर्स अप्लाई कर दी, इसको नीचे की तरफ खींच दिया, या मैंने इसके साथ क्या किया, इसके अलावा बेटर ऑप्शन है हमारे पास कि मैंने इसके साथ एक हैवी लोड बांध दिया, जो टॉम एंड जेरी वाला होता है, बड़ा सारा, वो ब्लैक कलर का वो दिखाते हैं, बहुत लोड होता है वो वाला। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये इतना हैवी है कि नीचे की तरफ जाएगा और वायर को भी नीचे की तरफ खींच देगा। जैसे ये नीचे की तरफ खींचेगा, वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, लोड वैसे ही अभी लगा हुआ है, तो ये लोड जो है, ये क्या, किस तरह का काम कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स का। तो हुक लॉ क्या कहता है कि जितने भी इसके अंदर अभी एक्सटेंड हो चुकी है ना, ये वायर जो है इतनी एक्सटेंड हो गई है, इतनी वायर जब ये एक्सटेंड हो चुकी है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितनी अमाउंट में हम इसका लोड लगा रहे हैं। यानी कि जितना ये लोड लगाएंगे उतनी ज्यादा वायर एक्सटेंड होगी। अगर मैंने इससे ज्यादा हैवी लगाया तो हो सकता है वायर यहाँ तक आ जाए, इससे ज्यादा हैवी लगाया हो सकता है वायर यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो ये था हुक्स लॉ। फिर उसके बाद हमारे पास आया थॉमस यंग। थॉमस यंग ने 1807 में हमें
ये बताया कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी स्ट्रेन। ठीक है, तो बेसिकली ये ज्यादा काम था हमारे पास किसका, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है, ये मेरे पास चेंज इन लेंथ आ गया, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। हाँ जी, पहले इसको अच्छे से बनाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये इतना हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ आया। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ है डेल्टा है। अब देखिए, तो जो बात हुक ने कही अपने इस लॉ में, उसने इसको ये बता दिया था कि जो ये दोनों चीजें हैं ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि इतनी डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है उतना ही हमारे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा वायर में। ठीक है, फिर आया यंग। यंग ने अपना क्या है, एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का कांस्टेंट दिया था। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके उसने हुक को भी पूरी इज्जत दी, ठीक है, मान बख्शा, और क्या है उसका भी लॉ रखा साथ में, और अपनी भी थ्योरी साथ में रखी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हुक्स लॉ एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कंबाइंड ऐसे होता है, एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक चीज है, हुक को लगता था कि ये चीज सिर्फ लेंथ पे ही डिपेंड करती है, सिर्फ लेंथ में ही उसने बताया था, लेकिन इसकी ये जो थ्योरी है ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस में भी है, वॉल्यूमेट्रिक में भी है। वो भी चीजें आगे पढ़ेंगे, पहले यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं। जो हुक कहता है, अगर हम छोटे छोटे डिफॉर्मेशन करें, छोटे छोटे डिफॉर्मेशन मतलब ये चीज छोटी चीजों के लिए थी, इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, डिफॉर्मेशन क्या होता है, साइज या शेप में चेंज आया ना, यानी कि ये जो साइज और शेप है अगर ये बहुत कम हो, द स्ट्रेस इन ए बॉडी, द स्ट्रेस इन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। पहले हुक ने क्या कहा कि जो एक्सटेंशन है किसके बराबर है, लोड अप्लाइड के। फिर वो कहा अगर वो एक्सटेंशन यानी कि वो जो चेंज इन लेंथ या चेंज इन हमारे पास एंगल आ रहा है या चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, कुछ भी डिफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, अगर वो बहुत कम है, यहाँ पर देखिए डेल्टा एल चेंज आ रहा है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे था, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अगर इतना कम डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, तो जो स्ट्रेस इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जो भी इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ये जो चेंज इन लेंथ हमारे पास अपॉन ओरिजिनल लेंथ आएगा। तो हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, अब इसको आप हमेशा सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन आएगा। ठीक है, हम बिना स्ट्रेस लगाए स्ट्रेन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास डिफॉर्मेशन ही नहीं आई, जब तक रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लगी, तब तक हम चेंज इन डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नॉट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, क्योंकि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करेंगे उससे ये दोनों चीजें आमने सामने लगती है, ये जिस एक्सिस पे हम रखेंगे वहीं पे रखना है हमेशा। तो इसका मतलब ये भी है, अगर स्ट्रेन बढ़ेगा, इफ स्ट्रेन इंक्रीजेस, अगर स्ट्रेन इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेन ऑलरेडी हाई है, ठीक है, देन इट मीन्स स्ट्रेस भी हाई है। अगर स्ट्रेन लो है, दैट मीन्स स्ट्रेस लो है, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू भी यहाँ पर स्ट्रेन पे डिपेंड कर रही है। नो डाउट स्ट्रेन स्ट्रेस के कारण आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस कम हो रहा है बढ़ रहा है ये हमें पता कैसे चलेगा, हमें क्या पता वायर के अंदर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, हमें नहीं पता। वो हमें स्ट्रेन से पता लगेगा जैसे उसकी लेंथ चेंज हो रही है या उसका क्या है, वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है। ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हम ये कह सकते हैं दैट, यहाँ पर लिख रही हूं मैं, अब हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल की बात करेंगे, दैट टेंसाइल स्ट्रेस
is directly proportional to longitudinal strain. ठीक है, ये हमने सिर्फ ये वाली बात कब करनी है, जब हम यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी करेंगे, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो पहले हमें यंग ने बताया था, उसके बाद हमारे पास और भी आई थ्योरीज जो कि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में भी बता के गई, और वॉल्यूमेट्रिक के बारे में भी बता के गई, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन आपने ये चीज रखनी, इसके बेसिस पे हमारे तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे। अब देखिए, जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, यानी कि जितनी ज्यादा हमारे पास ये लेंथ में चेंज आएगा, उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर के टेंसाइल स्ट्रेस लग रहे हैं। ठीक है, ये चीज पता लग गई। ठीक है, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मेरे पास यहाँ पर चेंज इन लेंथ तो आ गई भाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 4 न्यूटन ही मेरे पास, या जो भी हमारे पास स्ट्रेस की यूनिट है उतनी ही आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हमें इसको जो है न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ सॉरी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाना पड़ेगा। सो फॉर दैट यंग ने क्या किया, अपना एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनाया, दैट इज y टाइम्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो y है ये हर एक मटेरियल का उसने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, जो रेशियो आ गई, अब यहाँ से कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो हमारे पास ये रेशियो आ चुकी है, इसको हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल है, स्टील का कुछ और होगा, रबर का कुछ और होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा, सबका डिफरेंट होगा। ओके, तो इसको हम क्या कह देंगे, यंग मॉड्यूलस। और इसको हम और अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस हमने किया था एफ अपॉन ए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था हमारे पास, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसको अगर मैं यहाँ पर फिल इन करूँ, दैट एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहाँ से हम इसको निकाल पाएंगे, एफ अपॉन ए यहाँ पर आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल। ठीक है, अब इसी केस में अगर मैंने रोड को कंप्रेस कर दिया, मैंने ये लोड हटा के इसको ऊपर की तरफ कंप्रेस कर दिया, तो मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और कंप्रेसिव स्ट्रेन भी अपीयर होगा, और उस वक्त के लिए भी हम यंग मॉड्यूलस ही लगाएंगे, याद रखना। ये सिर्फ लेंथ के बढ़ने से नहीं होता, यंग मॉड्यूलस लेंथ के डिक्रीज होने पे भी होता है, लेकिन लेंथ के डिक्रीज होने वाले एग्जांपल्स हम कम ही करते हैं। ठीक है, ये जो केसेस है थोड़े कम आते हैं, लेंथ इंक्रीज होने वाले केसेस ज्यादा होते हैं। तो याद रखो, अगर लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही, दोनों के लिए हमने कौन सा यूज करना है, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, यंग मॉड्यूलस ही हमारे पास आएगा। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल करेंगे छोटी सी, फिर उसके बाद हम शेयरिंग वाले में आएंगे, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन की टर्म पता चल गई है तो फिर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन को याद रखो, ये याद रखना है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे पास जो है कर्व आएगी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की। तो मेरे पास एक लोड है मेरे पास 4 किलोग्राम का, उसको सस्पेंड किया गया है फ्रॉम सीलिंग थ्रू अ स्टील वायर। हमने स्टील वायर यूज की है, वो स्टील वायर की लेंथ जो है वो है 20 मीटर, 20 मीटर है, और उस वायर का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ वायर इज 2 मिलीमीटर। हमें पता चला है कि जैसे ही हम उस लोड को वायर के साथ कनेक्ट किया,
जो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज होगी, लेंथ जो है इंक्रीज होगी बाय 0.031 मिलीमीटर, इतना छोटा उसमें इंक्रीज आ गया। और ये वायर की लेंथ जब इंक्रीज होगी तभी, जितनी इंक्रीज तभी हमारा क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो हमने यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर जी हम यहाँ पर कितने लेंगे, 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी वाली टर्म याद रखना। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमारे पास क्या आएगा, एफ अपॉन ए, है ना। एफ, अब देखो ये वायर है मेरे पास, वायर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है अपॉन वायर का क्या एरिया है, वायर क्या सर्कुलर शेप में है हमारे पास, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मेरे पास आ जाएगा, फोर्स, फोर्स क्या होता है, जितना हमारे पास लग रहा है लोड टाइम्स जिसकी, जितनी उसके ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, नीचे वाली, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हम मास मेरे पास है 4 किलोग्राम, टाइम्स मेरे पास कितनी ग्रेविटी एक्ट करी, यहाँ पर लग रही है 3.1 मीटर, 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन एरिया, पाई आर स्क्वायर लेंगे हम एरिया। ठीक है, पाई यहाँ पर, ताकि मेरा पाई यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाए, मैंने पहले कैंसिल कर दिया। रेडियस कितना है, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर 2 × 10⁻³ मीटर की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3.1 अपॉन 4 × 10⁻⁻6, यहाँ पर आ जाएगा 3.1 × 10⁻⁶, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन निकालना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा, चेंज इन लेंथ, कितने टाइम से वो इंक्रीज हुई है, मिलीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। 0.031 इंटू 10⁻³ मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी स्टील वायर की, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 2 मीटर है, 20 मीटर नहीं है, सॉरी, 2 मीटर है। ओके, तो जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, दैट विल बी 0.0155 इन 10⁻³ मीटर। अब हमने निकाला यंग मॉड्यूलस, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है 3.1 इंटू 10⁻6 अपॉन स्ट्रेन है 0.0155 इंटू 10⁻, यहाँ पर +6 था ना, 10⁻³ ओके। और यूनिट क्या आएगा यंग मॉड्यूलस का, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इतना ही है, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि डायमेंशन आपस में कैंसिल हो रही है, ये मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पर मीटर नहीं आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, वो होएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल पाओगे। ठीक है, अब यही अगर मैं बात करूं शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन की, मैंने क्या कहा था कि बुक ने तो बताया था डिफॉर्मेशन का, और एक उसने बता दिया था कि हाँ लेंथ पे हम कितना ज्यादा लोड लगा रहे हैं, एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होगी कितनी वायर में, जितना उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाएगा, है ना। फिर उसने ये भी कह दिया था कि डिफॉर्मेशन जो है अगर कम हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिफॉर्मेशन सिर्फ लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने से तो होती नहीं है, जब हम एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर कर दे तब भी तो होती है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जो बेस होता है ना वो फिक्स होता है, ये बेस फिक्स है, तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो टॉप चीज है, टॉप वाली जो टर्म है उसके ऊपर चेंज आ जाएगा, ये चीज होगी। ठीक है, जब ये चीज होगी तो ये वाली टर्म इधर होगी, तो यहाँ पर चेंज आ गया और एक यहाँ पर चेंज आ गया।
अब ऊपर जो है चेंज ज्यादा है, नीचे से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि नीचे से जो ये ऑब्जेक्ट है ये फिक्स्ड है। तो हम अगर ये चीज यहाँ पर भी करें, ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है मेरे पास, शेयरिंग स्ट्रेस जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, इसको न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर लेना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैं कांस्टेंट लगाऊंगी। तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, या इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको बोलते हैं टॉर्शनल मॉड्यूलस, टॉर्शनल मॉड्यूलस भी इसको कहा जाता है। और इसका जो सिंबल है वो ये होता है, एन को लेना है, स्मॉल एन को नीचे से इधर नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। ये इसका क्या है, सिंबल है, टाइम्स शेयरिंग स्ट्रेन। अब जो ये मेरे पास इट्टा की इट्टा आया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको या तो हम कहते हैं शेयर मॉड्यूलस, या तो हम बोलेंगे शेयर मॉड्यूलस, या हम कह देंगे इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी इसका नाम है। इसके अलावा इसका और एक नाम है, दैट इज टॉर्शनल मॉड्यूलस, टॉर्शनल मॉड्यूलस। ओके, ये हमारे पास है शेयरिंग वाले के केस में। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए एटा, और यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन क्या आएगा। देखो शेयरिंग स्ट्रेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर एक तो हाइट में चेंज आ रहा है, एक एक्स में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स का चेंज आ रहा है, वो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर एक तो एंगल बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं उसको। ये चीज है मेरी, और ये नीचे से फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है। इसका जो एक फेस है ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है। अच्छे से बनाते हैं इसको। दिस फेस इज फिक्स्ड। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक डीफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हुई है, जिस जैसे इस फेस के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होती है, देखिए एक तो ये चीज, ये वाली जो चीज है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला फेस भी जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जो ये वाला है ये भी यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये इधर आ गया, ठीक। जो ये वाली लाइन थी ये इधर आ गई। सिमिलरली ये सारा का सारा चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज होता होता इधर चेंज हुआ, ये भी चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, और ये इधर, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी सी होगी। तो इस तरह से मेरे पास रिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ये जो चेंज आया इतना, तो यहाँ पर ये इतना, इसको मैं कहूंगी एक्स। जो ओरिजिनल इसकी डायमेंशन है उसको मैं कहूंगी एच, ठीक है। जो ओरिजिनल यहाँ पर थी इसको मैं एच कहूंगी, और जो चेंज आया उसको मैं कहूंगी एक्स। तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात हो रही थी। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, जितनी भी रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो एफ होता है ना, याद रखना ये डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और जो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन आया है वो क्या है, जितना हमारे पास चेंज आ गया डायमेंशन में, अपॉन जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी एच। तो यहाँ से मैं इट्टा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यानी कि शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज एफ एच अपॉन ए एक्स, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस है ओवर शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि मेरे पास आ गया यहाँ पर शेयर मॉड्यूलस।
शेयर मॉडुलस के अलावा जो हुक्स लॉ है और किस किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है? वॉल्यूमेट्रिक वाले में हमने किया था, जब हमने स्ट्रेस वाला टॉपिक किया था, एक हमारे पास आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमारे पास आता है एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। चलो वो भी एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें मेरे पास क्या आएगा, मान लीजिए मेरे पास एक ये बॉल है, ठीक है, कि अभी स्पेस है, इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लग रही। अब मैंने क्या किया, इसको पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया, बिल्कुल अंदर डुबा दिया। जब सबमर्ज करूंगी, ये बहुत सॉफ्ट है बॉल, बहुत ही, ठीक है, मान लो पतले प्लास्टिक से बनी हुई है। जैसे ही इसके ऊपर वाटर का बहुत सारा प्रेशर होगा, ये इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर देगा। ये ज्यादा हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसी चीजें डिफॉर्म करने की कोशिश करें, हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफॉर्म भी हो जाए। तो उसको वापस से जब इसको बाहर निकालेंगे, ये डिफॉर्मेशन को छोड़ के अपनी उसी पोजीशन में आएगी, विद द हेल्प ऑफ इट्स रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है हर जगह पे, जहां जहां पे डिफॉर्मेशन आई है, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर हुई है चीज। तो उस केस में हम कहेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, तो इसको भी हमने मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहले दो वाले किए। जब मैंने इसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करना, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दूंगी इक्वल टू करके। तो कांस्टेंट होगा बी। इस बी को क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस। बी इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। ये जो बल्क मॉड्यूलस हमारे पास आ गया, ये सिर्फ वॉल्यूम वाले पे एक्ट होगा। जो हमने तीन तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन किए हैं, तीनों में अलग अलग हमारे पास जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लगेंगे, जो अलग अलग कांस्टेंट लगेंगे, ठीक है। जो बल्क मॉड्यूलस है बी, इसमें जो एक चीज का ध्यान रखना है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगता है ना, इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा होता है, चारों तरफ से क्या लग रहा होता है, प्रेशर। इसमें फोर्स नहीं होती, इसमें प्रेशर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी। प्रेशर में आ जाता है कि जो वॉल्यूम है, प्रेशर की अप्लाई करने से डिक्रीज हो जाती है, ओके। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर पी आ जाएगा अपॉन कितने एरिया पे हो रही है वो, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। इसमें प्रॉपर प्रेशर की टर्म लगेगी, बाकियों में नहीं लगेगी, लॉन्गिट्यूडिनल वाले में भी नहीं लगेगी और शेयरिंग वाले में भी नहीं लगेगी, सिर्फ वॉल्यूम वाले में एफ अपॉन ए हमने पी लिखना है, इक्वल्स टू बी टाइम्स चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो किसके कारण, प्रेशर का, तो डी पी अपॉन डी बी। नहीं ये चीज नहीं लेंगे, रुको रुको, इसको लेंगे डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, अपॉन वी, ठीक है। तो वो इसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम बल्क मॉड्यूलस लेंगे, एक टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। कैसे होगी, उसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। जो माइनस साइन जो है बी का, ये क्या शो करता है कि बी तो पॉजिटिव है, मॉड्यूलस तो पॉजिटिव है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है, इसको मेजर करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक छोटी सी टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी, ये भी देख लो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b, इसको कहेंगे नेगेटिव ऑफ डेल्टा v, उल्टा हो जाएगा, अपॉन v इंटू पी, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी का आ जाएगा। तो ये आपका है हुक्स लॉ,
सारा कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।